Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic of discussion is the difference between DNA and RNA. आज हम डिस्कस करेंगे कि DNA और RNA में बेसिक डिफरेंस क्या है. क्लियर हो गया? इंतहाई अहम टॉपिक है, तो गौर से आप लोगों ने देखना है. So first of all we will discuss what is the difference between DNA and RNA. Dear student, DNA, RNA ये दोनों न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स है. बोथ डीएनए एंड आरएनए आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये न्यूक्लिक एसिड की क्या है? टाइप्स है. डीएनए से क्या मुराद है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए से क्या मुराद है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, डीएनए हमारे पास डबल स्टैंडर्ड होता है. डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड. और आरएनए हमारे पास क्या है? आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड. आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड व्हाइल डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड. डीएनए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो डबल स्टैंडर्ड होता है. और आरएनए क्या होता है? वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है. वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है. ठीक हो गया? अब याद रखना स्टूडेंट्स कि डीएनए मोस्टली प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. ये मोस्टली कहां पे प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स? डीएनए मोस्टली कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में. और आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. आरएनए कहां पे होता है डियर स्टूडेंट्स? वो साइटोप्लाज्म में होता है. ठीक हो गया? अब ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो आपके पास डीएनए है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनील्स में भी होता है. कुछ इस तरह ऑर्गेनील्स है हमारे पास कि वहां पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है. जिस तरह आपके पास डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको आप कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. Mitochondria is known as powerhouse of the cell. Why? Because mitochondria is involved in energy production. Mitochondria कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? एनर्जी प्रोडक्शन में होता है. और याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डीएनए होता है, गौर से देखना है, यहाँ पे जो डीएनए होता है डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. और उसको एक को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स हेवी स्ट्रैंड या 8 स्ट्रैंड, और एक को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स लाइट स्ट्रैंड या एल स्ट्रैंड कहते हैं. ठीक है? और याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने जीन्स होते हैं? 37 जीन्स होते हैं. क्लियर हो गया? और इस तरह डियर स्टूडेंट्स याद रखना है क्लोरोप्लास्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में भी आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डीएनए, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है? मौजूद होता है. क्लियर हो गया डियर? स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. अक्सर ईटा में आता है डियर स्टूडेंट्स की व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील. कि आपके पास नीचे गिवन जो है उसमें कौन सी ऑर्गेनील सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जो अपने आप को खुद सेल्फ रेप्लिकेट करता है, प्रोड्यूस करता है. तो ऑप्शन बहुत गिवन होते हैं, तो उसमें आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया क्लिक करना है. और अगर ऑप्शन में आपके पास क्लोरोप्लास्ट है तो बोथ ए एंड बी को क्या करना है? टिक मार करना है. तो याद रखना है कि in mitochondria in chloroplast we have also a small amount of DNA. के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है. क्लियर हो गया? और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में एक को हम 8 स्ट्रैंड कहते हैं और एक को हम लाइट स्ट्रैंड कहते हैं. ठीक है? और आरएनए कहां पे प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स? वो साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट होता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? वो है आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर. डीऑक्सीराइबोज शुगर. यहाँ पे जो शुगर होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है. और आरएनए के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो राइबोज शुगर होता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? और याद रखना है बिकॉज one oxygen is missing at carbon number 2 position of pentose sugar. याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास ये पेंटोज शुगर है डियर स्टूडेंट्स,
दिस इज पेंटोज शुगर, ठीक है। जो डीएनए और आरएनए जो की शुगर है वो पेंटोज शुगर से बना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। डीएनए और आरएनए, अब देखिए डीएनए आरएनए आपके पास न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर कंपोज्ड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। वो किस चीज से बना होता है डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी न्यूक्लियोटाइड की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो उसमें एक आपके पास होता है डियर स्टूडेंट्स पेंटोज शुगर। क्या होता है? पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन से बना होता है। एक होता है डियर स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये आपके पास है एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और क्या है? ग्वानिन, ठीक है। तो आरएनए के केस में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? डीएनए के केस में एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है नाइट्रोजीनियस बेस। इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, बट इंस्टेड ऑफ थाइमीन यूरासिल विल बी प्रेजेंट। यूरासिल इज प्रेजेंट। याद रखना डियर स्टूडेंट्स की जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन। डीएनए में आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन से होते हैं? डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन होता है। क्लियर हो गया? अब ये स्टूडेंट्स आरएनए के केस में याद रखना है कि यहाँ पे एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन दोनों में क्या होते हैं? सेम होता है। लेकिन डीएनए के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? थाइमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट? यूरासिल प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ आरएनए यूरासिल विल बी प्रेजेंट। ठीक हो गया? ये डिफरेंस है। और ये अभी हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास जो मेजॉरिटी केसेस में होता है मोस्टली हमारे पास वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अगर आप देखें आपके पास डीएनए भी है डियर स्टूडेंट्स और आपके पास आरएनए भी है, लेकिन हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मींस कि जो डीएनए ट्रांसफर होती है या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से अपस्प्रिंग में, तो वो डीएनए के फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है डियर स्टूडेंट्स वो डीएनए है, लेकिन उसमें हम आरएनए को भी डिस्कस करेंगे कि आरएनए के केस में डियर स्टूडेंट्स वहां पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकते हैं, बट नॉट बोथ। दोनों नहीं हो सकते। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इन केस ऑफ वायरस either the genetic material is DNA or RNA. In case of DNA, in case of virus, either genetic material is DNA or RNA. तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि डीएनए में यूरासिल क्यों नहीं होता, डीएनए में थाइमीन क्यों होता है? इसकी वजह एक ये भी है डियर स्टूडेंट्स कि थाइमीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू यूरासिल। कि थाइमीन में म्यूटेशन के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। थाइमीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू यूरासिल। और ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए होता है। और डीएनए में यूरासिल की जगह क्या होती है? थाइमीन, बिकॉज थाइमीन इज मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? अच्छा, आप पढ़ते हैं कि डीएनए के शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों कहते हैं और आरएनए के शुगर को हम राइबोज शुगर क्यों कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसलिए कि आपके पास जो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर मैंने बताया कि कितने कार्बन से बना होता है डियर स्टूडेंट? 5 कार्बन से। 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने शुगर है डियर स्टूडेंट्स? 5। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन है डियर स्टूडेंट्स? 5 कार्बन है। सो पेंटोज शुगर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच होता है? नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है। यहाँ पे आइदर एडेनिन अटैच होगा या साइटोनिन अटैच होगा या ग्वानिन होगा और या थाइमीन होगा। आरएनए के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट? थाइमीन की जगह क्या होता है? यूरासिल। इन केस ऑफ आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमीन यूरासिल विल बी प्रेजेंट। क्लियर हो गया? और डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कार्बन नंबर 5 पे क्या प्रेजेंट होता है?
पेंटोज शुगर के, फास्फेट ग्रुप। और अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स तो डीएनए और आरएनए पे कौन सा चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है कि जो कार्बन नंबर 5 पोजीशन है, किसकी नंबर 5 पोजीशन है, पेंटोज शुगर की, तो वहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वहां पे फास्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है, फास्फेट, और फास्फेट की वजह से उस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। अब याद रखना डियर स्टूडेंट, डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 पोजीशन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर कितने कार्बन से बना होते हैं, 5 कार्बन से। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5। कार्बन नंबर 1 पे कौन अटैच होता है, नाइट्रोजनियस बेस, आइदर एडेनिन अटैच होगा या साइटोसिन होगा या ग्वानिन होगा या थाइमिन। और आरएनए के केस में थाइमिन की जगह क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, यूरासिल। और यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 पोजीशन है, ये किसकी कार्बन नंबर 2 पोजीशन है, पेंटोज शुगर के। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग होती है, इसलिए डीएनए के शुगर को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ईटा में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईटा। ईटा की एमसीक्यूज, ईटा में कभी कभार आता है कि डीएनए एंड आरएनए शुगर इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर भी हो सकता है, ट्रायोज शुगर भी हो सकता है, हेक्सोज शुगर भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो डीएनए और आरएनए की शुगर क्या होता है, हमारे पास पेंटोज शुगर होता है। और डीएनए का पेंटोज शुगर किस तरह है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए का क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है राइबोज शुगर। आरएनए का राइबोज शुगर से मुराद ये है कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट होती है। अब देखो ये यहाँ पे पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच होता है, नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। गॉट इट, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे अब हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है। अब देखो इन केस ऑफ आरएनए, मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ आरएनए वी हैव व्हिच शुगर, राइबोज शुगर। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि आरएनए के केस में कौन सा शुगर होगा, राइबोज। क्योंकि यहाँ पे डियर स्टूडेंट देख ले, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इन केस ऑफ देखे, इन केस ऑफ आरएनए द पेंटोज शुगर, आप देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 2 का जो पेंटोज शुगर की जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो इसलिए आरएनए के शुगर को हम क्या कहते हैं, राइबोज शुगर, और डीएनए के शुगर को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट अब डियर स्टूडेंट याद रखना है, डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल while RNA is not more stable as compared to DNA, as compared to DNA। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, DNA is more stable as compared to RNA। अब DNA क्यों more stable होता है, DNA is more stable, therefore DNA is considered as a genetic material। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास डीएनए मोर स्टेबल होता है। जब डीएनए मोर स्टेबल होता है तो इसका मतलब है डीएनए हमारे पास क्यों मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि डीएनए क्यों स्टेबल है बनिस्बत आरएनए के, आरएनए क्यों स्टेबल नहीं है। तो अभी मैंने रीजन बताया है आपको कि डीएनए का जो शुगर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। because one oxygen is missing at carbon number 2 position of pentose
sugar, and that make the DNA more stable as compared to RNA. आप देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि DNA is more stable. DNA is more stable as compared to RNA. Why? अभी मैंने बताया डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो DNA में जो पेंटोज शुगर होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है. इन केस ऑफ DNA sugar, the sugar is called deoxyribose sugar. Why? Because here one oxygen is missing at carbon number 2 position. Dear students, listen very carefully कि यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन मिसिंग होती है, एक ऑक्सीजन कम होती है. और इन केस ऑफ आरएनए के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है. और डीएनए के केस में ये ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता. तो इसकी वजह से डीएनए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हाईली रिएक्टिव नहीं होता, वो स्टेबल होता है. यहाँ पे अटैक्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक नहीं होंगे, ठीक है. तो इसी वजह से आपके पास डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू RNA. So DNA is more stable, dear students. DNA is more stable as compared to RNA. Why DNA is considered as a genetic material? Because DNA is more stable as compared to RNA. Here is a question arises that why DNA is considered, DNA is more stable, why DNA is considered as a genetic material? Because DNA is more stable. Why? Because as we know that DNA contain which sugar? Deoxyribose sugar. Why it contain deoxyribose sugar? Because at carbon number 2 position of pentose sugar, one oxygen is missing. And that make the DNA more stable because here electrophile would not attack. ठीक है, तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा और डीएनए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आरएनए. दैट्स व्हाई डीएनए इज कंसीडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज कंसीडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल. और आपके पास कार्बन नंबर 2 पोजीशन का जो पेंटोज शुगर है, वहाँ पे कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है डीएनए के केस में, और उसी की वजह से डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल. बट इन केस ऑफ आरएनए द ऑक्सीजन वुड बी प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर. इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए आपके पास मोर स्टेबल है. अब याद रखना है डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ वायरस याद रखना है, वायरस में याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, either the genetic material is DNA or RNA but not both. Listen carefully. याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि इन केस ऑफ वायरस में आपके पास आइदर या जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते. या जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते. तो वायरस हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. इन केस ऑफ यूकेरियोट्स में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता. बट इन केस ऑफ वायरसेस आपके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी आपके पास हो सकता है. गॉट इट? ठीक है. जिस तरह आपके पास डियर स्टूडेंट्स रेट्रोवायरसेस है, आपके पास जो HIV वायरस है, HIV वो वायरस होता है डियर स्टूडेंट्स जो क्या करता है, एड्स काज करता है. तो वो क्या होता है, रेट्रोवायरस. आरएनए कंटेनिंग वायरस वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है. लिसन वेरी केयरफुली कि
वायरस जो आपके पास HIV वायरस है, जिसको अपने स्टूडेंट्स कहते हैं रेट्रो वायरस, तो रेट्रो वायरस आपके पास क्या होता है, RNA वायरस होता है। तो RNA वायरस क्या है, रेट्रो वायरस वो HIV है आपके पास। और HIV क्या कस करता है डियर स्टूडेंट्स, एड्स कस करता है। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि HIV में आपके पास 2 सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड RNA और ये दूसरा सिंगल स्ट्रैंड RNA। तो टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA कहाँ पे होता है डियर स्टूडेंट्स, ये HIV वायरस में होता है। ठीक हो गया, तो वहां पे RNA आपके पास होता है। ठीक है, तो इन केस आप viruses, either the DNA is considered as a genetic material or DNA, but not both. DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ रेट्रोवायरसेस वहां पे आपके पास 2 आइडेंटिकल RNA स्ट्रैंड होता है, 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंड RNA आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास RNA की कितने टाइप्स हैं। What are the different types of RNA? कि RNA के different types क्या है? Dear students, RNA की types क्या है? RNA के 3 types है। एक को हम कहते हैं dear students मैसेंजर RNA, एक को हम क्या कहते हैं, मैसेंजर RNA, दूसरे को हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल RNA, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर RNA। और इन तीनों का काम क्या होता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ दीस RNA टू हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, टू हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो टाइप्स ऑफ RNA है, 3 टाइप्स ऑफ RNA है। एक आपके पास जो स्टूडेंट मैसेंजर RNA है, एक आपके पास राइबोसोमल RNA है, और एक आपके पास ट्रांसफर RNA है। और इन तीनों का काम क्या है डियर स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स कि द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी इज मेनली कंपोज्ड फ्रॉम प्रोटीन, कि एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी किस चीज से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। सो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो प्रोटीन हम डाइट से लेते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के आप फूड खाते हैं, फिश हो गई, मीट हो गया, पल्सेस दाल वगैरह हो गए, एग हो गया, अंडा हो गया, और इसके अलावा मिल्क वगैरह। तो इसमें आपके पास जो है ना प्रोटीन होती है आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। एक प्रोटीन हमारे पास बॉडी में सेल्स सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, और वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा ऑर्गेनील है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है आपके पास, वो है डियर स्टूडेंट्स राइबोसोम। राइबोसोम पे मैंने अलग से वीडियो की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च कर लें, राइबोसोम पार्ट 1 बाय नजीब अली शाह। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है उसमें RNA का रोल होता है। RNA इंतहाई अहम रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट्स। बोथ DNA and RNA playing a significant role in the formation और synthesis of protein, कि प्रोटीन की सिंथेसाइज करने में डियर स्टूडेंट DNA और RNA क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। अब आपके पास जो प्रोटीन है ये कितने स्टेप में बनता है डियर स्टूडेंट, 2 स्टेप में बनता है। एक को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन, एक को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। दूसरे को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो कहां पे होती है डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस में होती है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपके पास DNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि इसमें आपके पास मैसेंजर RNA सिंथेसाइज होता है। द प्रोसेस बाय व्हिच मैसेंजर RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA, कि वो प्रोसेस जहां पे आप देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, DNA और जीन डबल स्ट्रैंडेड है, DNA
आप या जीन आपके पास डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब इस सिंगल स्ट्रैंड से डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, यह बनता है मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे न्यूक्लियस में डीएनए होता है और उस डीएनए से क्या बनता है डियर स्टूडेंट, मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कि वो प्रोसेस जहां पे डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए बनता है। द प्रोसेस बाय विच मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जहां पे आपके पास मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है डीएनए के कौन से स्ट्रैंड से, सिंगल स्ट्रैंड, सिर्फ एक स्ट्रैंड से बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है डियर स्टूडेंट्स कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से क्यों मैसेंजर आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो ये अभी हमने डिफरेंस में बता दिया कि डीएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होता है, सॉरी आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। मैंने बताया कि हमारे पास आरएनए क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास होता है। ठीक हो गया, तो इसलिए हम डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखना है कि आपके पास जो डियर स्टूडेंट मैसेंजर आरएनए है, जो राइबोसोमल आरएनए है और जो ट्रांसफर आरएनए है, ये तीनों न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होंगे। Listen very carefully, very important point कि आपके पास जो मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए है, ये तीनों कहां पे सिंथेसाइज होंगे, ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होंगे। All these types of RNA are synthesized in the nucleus. All these types of RNAs are synthesized in the nucleus. Got it? और फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, ये तीनों आरएनए अब ये कहां पे पहुंच जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। अब आप क्वेश्चन इराइज करेंगे कि सर ये तीनों आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए है, जो राइबोसोमल आरएनए है और जो ट्रांसफर आरएनए है, ये क्यों साइटोप्लाज्म पहुंचता है। क्योंकि याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो प्रोटीन की जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं फॉर्मेशन की, वो कहां पे, एक तो कहां पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, और दूसरा जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस होती है, वो कहां पे होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास कहां पे होता है डियर स्टूडेंट्स, वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म आपके पास, साइटोप्लाज्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, वहां पे आपके पास ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, वहां पे आपके पास प्रोटीन बनता है। तो इसलिए तीनों आरएनए कहां पे बनते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं। मैसेंजर आरएनए किससे बनता है डियर स्टूडेंट, वो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ये मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो आरएनए हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि ऑल दीस टाइप्स ऑफ आरएनए are synthesized in the nucleus. When they are synthesized in the nucleus, so they come to the cytoplasm, where they helps in the synthesis of प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ना जिस तरह मैंने कहा कि ऑल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ आरएनए किस तरह हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया कि प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द अदर वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक होता है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन और एक हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया ट्रांसलेशन। तो डियर स्टूडेंट ट्रांसलेशन कहां पे होता है, ये होता है न्यूक्लियस में। क्यों ट्रांसक्रिप्शन क्यों न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो डीएनए होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। और हमने ये भी डिस्कस किया कि डीएनए का एक स्ट्रैंड हम क्यों कंसीडर करते हैं, व्हाई वी कैन टेक ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड, why messenger RNA is synthesized from a single strand of DNA, because
एज वी नो दैट आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसलिए जो स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमारे पास डीएनए का कितने स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व होंगे मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस में, ओनली वन स्ट्रैंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब जो डियर स्टूडेंट्स ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है, ये कहां पे पहुंच जाता है डियर स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में। इट शुड कम टू दी साइटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, जब यहां पे ये साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है, व्हेन इट कम्स टू साइटोप्लाज्म, जब ये साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले इस मैसेंजर आरएनए के साथ क्या अटैच होता है? राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है? अटैच होता है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या अटैच होता है? साइटोप्लाज्म में फिर क्या होता है? लार्जर सब यूनिट। फिर उसके साथ डियर स्टूडेंट्स क्या अटैच होता है? लार्जर सब यूनिट। क्या अटैच होता है? लार्जर सब यूनिट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है? मैसेंजर आरएनए है। ये आपके पास क्या है? मैसेंजर आरएनए है। और ये 30th सब यूनिट है, और ये क्या है? 50th सब यूनिट है। फिर हमने कहा था कि लार्जर सब यूनिट में आपके पास ए साइट होता है, पी साइट होता है, सी साइट होता है और ई साइट होता है। ठीक है, अगर आपने राइबोसोम की वीडियो नहीं देखी है तो राइबोसोम मैंने उस पे मैंने 2 लेक्चर्स की है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप राइबोसोम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, राइबोसोम बाय नजीब अली शाह। ठीक है, तो वहां पे आप देखें मैंने राइबोसोम डिटेल के साथ डिस्कस किया। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट किसके साथ अटैच होता है? मैसेंजर आरएनए के साथ। और फिर लार्जर सब यूनिट किसके साथ अटैच होता है? स्मॉलर सब यूनिट के साथ। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम है वो किस चीज से बना होता है? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ these 3 types of RNA can take part in protein synthesis, या how these types of RNA can synthesize messenger RNA. So as we have already discussed that all these types of RNA are synthesized in the nucleus, and when they synthesize in the nucleus they must come to the cytoplasm. Now one messenger RNA is come to the cytoplasm. Here the 2 subunit of ribosome are joined together forming a complete ribosome. First the smaller subunit would attach to the messenger RNA, या messenger RNA किसके साथ अटैच होगा? स्मॉलर सबयूनिट के साथ अटैच होगा। उसके बाद लार्जर सबयूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? अटैच होगा। तो हमने कहा कि राइबोसोम इज द एक्चुअल साइट्स वेयर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस। हमने कहा डियर स्टूडेंट्स के राइबोसोम आपके पास वो साइट्स है जहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो हमने कहा कि जब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन कंबाइन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, व्हेन द राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन कंबाइन इट फॉर्म अ कंप्लीट राइबोसोम। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, राइबोसोमल आरएनए किसकी टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए। और जब राइबोसोमल आरएनए किसके साथ कंबाइन होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रोटीन के साथ। तो ये क्या बनाता है? कंप्लीट सेट ऑफ एक कंप्लीट एंड एक्टिव राइबोसोम बनाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स कंबाइन हो गया, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बन गया। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? राइबोसोमल आरएनए। नाउ हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके पास अमीनो एसिड्स होते हैं। नाउ इन साइटोप्लाज्म वी हैव स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। या क्योंकि हमने कहा था कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या होते हैं? दोज अमीनो एसिड व्हिच आर टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफर आरएनए होते हैं। और ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? यहाँ पे जो आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये अमीनो एसिड होते हैं, तो ट्रांसफर आरएनए उसको पिकअप करता है और कहां पे ऐड करता है? ऑन द साइट ऑफ पी साइट्स, पेप्टाइडल साइट। यहाँ पे जो है ना, फिर इस यहाँ पे लॉन्ग वाले पेप्टाइड प्रोटीन बनाता है। इज द नेम इंडिकेट डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मीन टू कैरी।
So what is the job or function of transfer RNA to carry amino acid? Its job is to carry amino acid to the sites of ribosome, because ribosome is the actual sites where protein synthesis take place. क्लियर हो गया? ठीक है। और जिस तरह मैसेंजर आरएनए हमने कहा, मैसेंजर आरएनए को हम क्यों मैसेंजर आरएनए कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस से, डीएनए से, क्रोमोसोम से मैसेज को क्या करता है? कैरी करता है। कहां तक? साइटोप्लाज्म। क्योंकि इन साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ठीक है। राइबोसोमल आरएनए को क्यों राइबोसोमल आरएनए कहते हैं? क्योंकि ये राइबोसोम की फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। सिमिलरली ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है कि आपके पास जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं, कौन से अमीनो एसिड? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। इनको क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? इनको पिकअप करता है और कहां पे ऐड करता है? देखिए हमने कहा था कि ए आपके पास क्या है राइबोसोम वाली वीडियो में, ए आपके पास क्या है? यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे एंट्री करता है। ए क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? ये एंट्री करता है। ठीक है। पी क्या है डियर स्टूडेंट? ये पेप्टाइडल साइट्स है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोटीन कौन बनाता है डियर स्टूडेंट्स? ये प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड को कौन कैरी करता है? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये अमीनो एसिड डियर स्टूडेंट्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? इन अमीनो एसिड को क्या करता है? पिकअप करता है। और कहां पे ऐड करता है? ऑन द साइट ऑफ प्रोटीन, ऑन द साइट ऑफ पेप्टाइडल, सॉरी कहां पे ऐड करता है? पी साइड, पेप्टाइडल साइड, नॉट प्रोटीन, सॉरी पेप्टाइडल साइड। पी मीन पेप्टाइडल साइड्स की यहाँ पे क्या करता है? अमीनो एसिड को ऐड करता जाता है और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाता है। ठीक है। तो इट इज द जॉब ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? सो ये हमारे पास था डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ आरएनए, कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए का जॉब क्या है, ट्रांसफर आरएनए का जॉब क्या है, और राइबोसोमल आरएनए का जॉब क्या है। क्लियर हो गया? सो इट वाज अ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए में हमने कहा कि इसकी डिफरेंस क्या है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है। डीएनए मोस्टली कहां पे होता है डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में होता है। आरएनए कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और डीएनए मैंने आपको बताया था कि 2 ऑर्गेनील्स में भी है, एमसीक्यूज में आ सकता है। आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और वो वहां पे भी डबल सर्कुलर होता है। एच स्ट्रैंड होता है और एल स्ट्रैंड हमारे पास, ये हमने डिस्कस किया। 37 जीन्स भी होते हैं। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली वीडियो में भी, माइटोकॉन्ड्रिया को जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी डिटेल के साथ इसको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। फिर हमने कहा कि डीएनए की शुगर को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 का जो पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है। आरएनए के केस में क्या है? राइबोज शुगर। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि डीएनए आरएनए का शुगर क्या है? पेंटोज है। लेकिन डीएनए की शुगर को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए की शुगर को राइबोज शुगर कहते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा कि डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि डीएनए के पेंटोज शुगर में जो कार्बन नंबर 2 पोजीशन पर एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है, उसकी वजह से डीएनए स्टेबल होता है। आरएनए के केस में वो नहीं होता, तो वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है। फिर हमने कहा कि डीएनए इसलिए जेनेटिक मटेरियल भी है, लेकिन वायरस के केस में डीएनए में जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। फिर हमने कहा डियर स्टूडेंट्स के आरएनए में थायमीन की जगह क्या होती है? यूरासिल। और डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमीन। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमीन होता है, यूरासिल होता है। थायमीन की जगह क्या होता है? यूरासिल। तो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। और आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमीन की जगह क्या होती है? थायमीन की जगह यूरासिल होती है।
क्लियर हो गया, यूरासिल होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि डीएनए में यूरासिल क्यों नहीं होता, इसलिए कि थायमीन मोर स्टेबल होता है यूरासिल से। दैट्स व्हाई, क्योंकि डीएनए हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, दैट्स व्हाई डीएनए वुड बी मोर स्टेबल। तो थायमीन एज कंपेयर टू यूरासिल ज्यादा थायमीन स्टेबल होता है। ठीक, क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि आरएनए हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का भी सिंथेसाइज होता है डीएनए के स्ट्रैंड से, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं उसको। फिर मैसेंजर आरएनए पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म में, वहां पे बहुत सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होते हैं, कंप्लीट राइबोसोम बनता है। मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है और ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को पिकअप करता है और कहां पे ऐड करता है, पी साइड पे ऐड करता है। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है कि ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रक्चर ऑफ जीन। क्लियर डियर स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था प्रोटीन सिंथेसिस के, प्रोटीन सिंथेसिस की हमने डेफिनेशन की, प्रोटीन किस तरह सिंथेसाइज होता है। फिर उसमें हमने कहा कि 2 स्टेप्स में होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, उसमें हमने फिर कहा कि डीएनए क्यों डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए क्यों सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री क्यों होते हैं। ठीक है, फिर उसमें हमने डिस्कस किया था कि 5 to 3 और 3 to 5 फ्री एंड्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पासपोर्ट बाड में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक हमारा स्टार्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले वो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जब आपको ये बेसिक क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज जीन? नाउ स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ जीन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ जीन we should focusing on the definition of gene. First we will define what is gene. Okay students, so what is gene? Genes की dear student मैंने आपको 3 definition लिखवा दी है। उसमें सबसे पहले definition ये है कि gene is a little part of DNA which can control a specific character in our body by producing a specific type of protein. याद रखना dear students कि आपके पास जो DNA है, DNA is a long continuous molecule dear students. DNA क्या आपके पास dear students, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये लॉन्ग कंटिन्यूस मॉलिक्यूल। देखिए, as we have previously discussed that DNA is considered as a genetic material. Why? Because DNA is more stable as compared to RNA. And remember that dear students, gene is the classical unit of inheritance. And if we know that DNA is composed from genes. डीएनए किस चीज से बना होता है, जीन से बना होता है। डीएनए किस चीज से बना होता है, जीन से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जीन जो है ये डीएनए का जो है वो लिटिल पार्ट है, स्मॉलर पार्ट है। लेट फॉर एग्जांपल, लेट सपोज मैं कहता हूं यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन और यहाँ पे जीन है। ठीक है, ये हमारे पास जीन है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जीन है। ये क्या है, जीन है। ये क्या है, जीन है। तो द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम और डीएनए इज कॉल्ड लोकस। याद रखना, लोकस। लोकस हम किस चीज को कहते हैं, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम और डीएनए इज कॉल्ड लोकस। के डीएनए या क्रोमोसोम में जो जीन की पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स कि जीन जो है वो डीएनए का स्मॉलर पार्ट है, लिटिल पार्ट है, जो आपके बॉडी में एक खास किस्म के ट्रेट, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेट फॉर एग्जांपल, आपके पास हाइट है, टाल और ड्वार्फ, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। आपकी आई की जो कलर है, ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, तो ये कलर आपके पास एक ट्रेट, एक कैरेक्टर है, उसके लिए आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, इसी तरह आपके पास जो स्किन का कलर होता है, स्किन ब्लैक कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होते हैं, रेड कलर होता है। ठीक है, तो आपके पास जो कलर, स्किन कलर्स है, इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप देखें आपके पास सेल्स है
और सेल्स में जो आपके पास फंक्शन है उन फंक्शन को जीन कंट्रोल करता है। किस तरह? अगर आप देखें आपके पास रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। तो याद करें स्टूडेंट्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी में आपके पास जीन्स होते हैं और ये जीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन क्या है स्टूडेंट्स? वो कैरियर प्रोटीन है, वो कैरियर प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो आरबीसी की फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स? जाहिर बात है वो जीन्स कंट्रोल करता है। सो जीन्स कैन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, क्योंकि बाय प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, आपके पास व्हाइट ब्लड सेल है, वो कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है? एंटीबॉडीज करता है। और एंटीबॉडीज जो है फिर क्या करते हैं? बॉडी की डिपेंड करता है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट दी पैथोजन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये तो एक डिफिनेशन होगी, क्लासिकल डिफिनेशन होगी। ये जीन लिटिल पार्ट है डीएनए का जो आपके बॉडी में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? वो कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? नाउ सेकंड डिफिनेशन है डियर स्टूडेंट, that region in DNA where transcription take place। डीएनए में वो रीजन स्टूडेंट्स याद रखना है, डीएनए में वो रीजन जहां पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये अभी ट्रांसक्रिप्शन हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रोसेस बाय विच मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ जीन और डीएनए। के आपके ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास ये डीएनए है या जीन है, डीएनए जीन क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। इसके सिंगल स्ट्रैंड से, इसके सिंगल स्ट्रैंड के जीन के या डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से डियर स्टूडेंट जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट? सो दैट प्रोसेस where messenger RNA is synthesized is called transcription। ठीक है, from a single strand of DNA और जीन के जीन या डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जाहिर बात है ट्रांसक्रिप्शन किस चीज से होगी? जीन से होगी। तो डीएनए में हर जगह पे वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, वो उस जगह पे ट्रांसक्रिप्शन होगा जहां पे एक स्पेसिफिक जीन मौजूद होगा और उस जीन की प्रेजेंस या पोजीशन को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। दिस इज लोकस, लोकस, लोकस। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम और डीएनए इज कॉल्ड लोकस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो डीएनए में वो रीजन जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए में वो रीजन स्टूडेंट जहां पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम कहते हैं जीन कहते हैं। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल आरएनए। फंक्शनल आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है हमारे पास। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन ये है, दैट रीजन इन डीएनए वेयर फंक्शनल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। के डीएनए में वो रीजन जहां पे आपके पास फंक्शनल आरएनए सिंथेसाइज होता है, यानी मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो हमने कहा स्टूडेंट्स कि डीएनए और जीन इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए और जीन के सिंगल स्ट्रैंड से आपके पास जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो उस रीजन को हम कहते हैं जीन कहते हैं। तो जीन्स कहां पे प्रेजेंट होंगे डियर स्टूडेंट? वो प्रेजेंट होंगे डीएनए पे। डीएनए किस मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किस चीज से बना है? डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सो वी विल ओनली कंसीडर इज अ डीएनए। तो डीएनए में क्या है क्लासिकल यूनिट्स? वो है जीन्स, क्योंकि डीएनए कंपोज होता है किससे? जीन से होता है। तो डीएनए के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? जीन्स, बाय प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एम आई क्लियर? नाउ ठीक है, ये तीन डेफिनेशन इनके हो गए। ठीक है, आप स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास एक सेल में कितने जीन्स हो सकते हैं? हाउ मेनी जीन्स आर देयर इन वन सेल? एक सेल्स में कितने जीन हो सकते हैं? स्टूडेंट्स याद रखना है कि एक सेल्स में कितने जीन्स होते हैं। याद रखना है स्टूडेंट्स, वन सेल में आपके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। स्टूडेंट्स कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 डीएनए होते हैं, लेकिन याद रखना है 22,000 जीन्स होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना है एक सेल में, स्टूडेंट्स याद रखना है हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन वन सेल? वी हैव 22,000 ऑफ जीन्स। 22,000 जीन्स होते हैं हर सेल में, याद रखना है। और ये भी याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये हम
सेपरेट लेक्चर आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हर सेल में याद रखना दोस्तों, हर सेल में बॉडी की जितने भी सेल्स है हर सेल की बात कर रहा हूं कि वहां पे आपके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, 46 डीएनए होंगे और इसी तरह 22,000 लगभग के जीन्स होंगे। ये हर सेल में सेम होंगे, लेकिन आपके जहन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जब हर सेल में सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं रेड ब्लड सेल की, व्हाइट ब्लड सेल्स की, लेट सपोज इन दोनों की कंपैरिजन करूं। अब अगर दोनों में सेम सेट ऑफ जीन्स है, ठीक है, तो इन दोनों कॉमन सेंस तो यही कहता है कि अगर दोनों में सेम सेट ऑफ जीन्स है तो दोनों का फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन सेंस तो ये कहता है, क्लियर। लेकिन अगर हम देखें तो आरबीसी क्या करता है, ये हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है और हेमोग्लोबिन का काम क्या है स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। सिमिलरली व्हाइट ब्लड सेल क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट दी पैथोजेन। तो अगर बॉडी में सेम सेट ऑफ जीन्स है, तो अगर सेम सेट ऑफ जीन्स है तो दोनों सेम प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज नहीं करते, ठीक है। ये जहन में ये क्वेश्चन आपके राइज होंगे, ठीक है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो 22,000 जीन्स है तो हर सेल में 22,000 जीन, सारे जीन एक्सप्रेस नहीं होते, ये बात जहन में याद रखना। लेट फॉर एग्जांपल आपके पास जीन्स है ए बी सी डी जेड से लेकर, लेट सपोज, ठीक है। अब अगर आपके पास आरबीसी है तो आरबीसी में ए बी सी डी ई एफ, लेट सपोज ये जीन एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन एच आई जे के एल एम ये एक्सप्रेस नहीं होते। सिमिलरली व्हाइट ब्लड सेल में एच आई जे के एल एम ये लेट सपोज ये जीन एक्सप्रेस होते हैं, एबीसी वाले इसमें जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे, समझ आ रहा है, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन याद रखना डियर स्टूडेंट्स, हर सेल में सारे जीन्स एट अ टाइम एक्सप्रेस नहीं होते, ठीक है। ये हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ जीन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन याद रखना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम ये पढ़ेंगे कि why different cell perform different types of function although they possess same set of genes। दोनों में सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं तो दोनों एट अ टाइम क्यों एक्सप्रेस नहीं होते, दोनों सेम टाइप्स के प्रोटीन क्यों नहीं बनाते। लेकिन हम अगर देखते हैं प्रैक्टिकली तो क्या होता है, हमारे पास हर सेल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। हर सेल को जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो याद रखना है, ठीक है, हर सेल में 22,000 जीन्स। अगर आप ब्लड सेल निकाल दें, जो भी बॉडी की जो भी सेल्स आप उठा ले तो उस हर सेल में, चाहे ब्रेन सेल है, आई सेल है, लीवर सेल है, नोज, जो भी सेल आप उठा ले उसमें 22,000 ऑफ जीन, सेम सेट ऑफ जीन्स होंगे, लेकिन उसके फंक्शन सेल्स के मुख्तलिफ होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखना है कि सेल में सारे जीन्स एट अ टाइम एक्सप्रेस नहीं होते। लेट सपोज यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन एच आई जे के एल एम लेट सपोज एक्सप्रेस नहीं होते। सिमिलरली यहाँ पे एच आई जे के एल एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन ए बी सी वाले जीन एक्सप्रेस नहीं होते। तो जाहिर बात है जब कोई जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आरबीसी ए बी सी डी ई एफ वाले जीन्स वाले प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एच आई जे के एल वाले सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली ये व्हाइट ब्लड सेल लेट सपोज ये जीन सिंथेसाइज कर सकते हैं प्रोटीन, लेकिन ये जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर हो गया, ये थोड़ी बहुत आइडिया मैंने आपको दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हर सेल में याद रखना है स्टूडेंट्स 22,000 ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि हर सेल में एट ए टाइम सारे जीन्स एट वन टाइम एक्सप्रेस नहीं होते, कुछ जीन एक्सप्रेस होंगे और कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। ये हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई इन अ सेल some type of genes, some sort of genes are expressed but some sort of genes are not expressed. Why? Because उसमें हम फिर देखेंगे कि हर जीन की
ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए आपको स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो कुछ सेल में वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होते और कुछ सेल में नहीं होते। जिस सेल में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होंगे तो उसी की जीन एक्सप्रेस होंगे, और जिसमें नहीं होंगे तो उसकी जीन एक्सप्रेस नहीं होगी। ये अलग टॉपिक है, क्लियर हो गया। नाउ हम बढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ जीन में आपने दो चीजों को डिस्कस करना है। एक होता है डियर स्टूडेंट्स रेगुलेटरी पार्ट। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक होता है आपके पास स्ट्रक्चर पार्ट, एक होता है आपके पास रेगुलेटरी पार्ट, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चरल पार्ट, एक होता है रेगुलेटरी पार्ट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि लेट्स सपोज ये 5 to 3 एंड है, तो ये क्या होगा 3 to 5। ये हमने डिस्कस किया था कि बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन, अगर यहाँ पे थायमिन यहाँ पे एडेनिन, अगर यहाँ पे साइटोसिन यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे गुआनिन यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे थायमिन यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन यहाँ पे थायमिन, यहाँ पे साइटोसिन यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे थायमिन यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन यहाँ पे थायमिन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये 5 to 3 एंड है और ये क्या है 3 to 5 एंड है। और हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि एक होता है रेगुलेटरी पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ जीन में, एक होता है स्टूडेंट्स रेगुलेटरी पार्ट, एक होता है रेगुलेटरी पार्ट, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल पार्ट। क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल पार्ट, या इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स कोडिंग पार्ट। क्या कहते हैं, कोडिंग पार्ट। क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ जीन में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक हो गया रेगुलेटरी पार्ट और एक होता है स्ट्रक्चरल पार्ट जिसको हम कहते हैं कोडिंग पार्ट। और याद रखना कि कोडिंग पार्ट जो हम जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट, वो ट्रांसक्राइब होगा और उससे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट इज द जॉब ऑफ रेगुलेटरी पार्ट। रेगुलेटरी पार्ट का काम ये है कि ये स्ट्रक्चरल पार्ट या कोडिंग पार्ट जिससे हमारे पास फंक्शनल आरएनए सिंथेसाइज होता है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, जहां पे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है, उसके सिंथेसाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट। तो रेगुलेटरी पार्ट में याद रखने स्टूडेंट्स, एक होता है हमारे पास प्रोमोटर, एक होता है हमारे पास स्टॉप सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस स्टूडेंट्स, स्टॉप सीक्वेंस। ठीक है, प्रोमोटर एक हम कहते हैं प्रोमोटर, एक हम कहते हैं स्टॉप सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखना है प्रोमोटर यूजुअली प्रेजेंट, promoter consists of specialized sequence of nucleotide which is present, promoter is present at the 5 end of gene। जीन का जो 5 एंड होता है इस साइड पे यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास होता है प्रोमोटर। सो प्रोमोटर कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर हमारे पास स्पेशल न्यूक्लियोटाइड से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट होता है और कहां पे प्रेजेंट होता है, 5 एंड पे। सो प्रोमोटर इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द जीन एट 5 एंड ऑफ द जीन। जो ये 5 एंड है डियर स्टूडेंट्स जीन का, तो यहाँ पे आपके पास स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोमोटर कहते हैं। और याद रखना है व्हाट इज द जॉब ऑफ प्रोमोटर डियर स्टूडेंट, याद रखना है कि प्रोमोटर आपके पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज स्टूडेंट्स याद रखना है व्हाट इज द जॉब ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए के सिंगल या जीन के सिंगल स्ट्रैंड से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, उस मैसेंजर आरएनए के सिंथेसाइज करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज्ड टू सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ जीन और डीएनए के डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से या जीन के सिंगल स्ट्रैंड से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, उसके लिए क्या यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज। नाउ लिसन केयरफुली डियर स्टूडेंट, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड विदाउट प्रोमोटर। लिसन केयरफुली, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू द जीन विदाउट प्रोमोटर। जिस तरह स्टूडेंट याद रखना है, जिस तरह आपके पास सबस्ट्रेट होता है, तो सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड करता है, एक्टियोसाइट के साथ बाइंड करता है, एंजाइम एक्टियोसाइट के साथ बाइंड करता है। सिमिलरली इन दिस fashion that RNA polymerase can bind to the promoter region of a gene or DNA
means RNA polymerase cannot bind without promoter. If there is promoter present on gene, RNA polymerase would bind to that region. Otherwise, it would not bind. So it's mean that promoter is very important for transcription, and we can say that in other words, we can say that without promoter, transcription will never take place. Because at the 5 end, at the start of the gene, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास at the start of the gene, जो आपके पास जो 5 end होता है, जीन का जो 5 end होता है, उस पे हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच इज कॉल्ड प्रोमोटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोमोटर हमने डिस्कस किया कि प्रोमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन जीन्स वेयर आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन अभी डिस्कस किया हमने कि दैट प्रोसेस इन विच मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, कि जीन के सिंगल स्ट्रैंड से जब मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज याद रखना है कि ये प्रोमोटर के बगैर बाइंडिंग नहीं करता, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस तरह आपके पास एंजाइम होता है, तो एंजाइम में हमारे पास कौन सा साइट होता है, एक्टिव साइट, ठीक है। सर आपके पास देखिए ये एक्टिव साइट्स होता है, लेट्स से यहाँ पे क्या होता है, ये एक्टिव साइट होता है, यहाँ पे कौन बाइंड करता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सिमिलरली हमारे पास जीन में भी स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस होते हैं जो जीन के स्टार्ट में होते हैं। कौन से साइट पे होते हैं, 5 एंड जीन का जो 5 एंड होता है वो आप स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोमोटर। और ये आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ प्रोमोटर पे क्या करता है, बाइंड करता है। ये कौन सा रीजन है, प्रोमोटर रीजन है, ठीक है। प्रोमोट तो हमने कहा कि विदाउट प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जब आपके पास प्रोमोटर नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रोमोटर हमारे पास वो रीजन है जो आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करता है। प्रोमोटर इज दैट रीजन इन द जीन which can recognize RNA polymerase। जब वो RNA polymerase को recognize करेगा तो वो प्रोमोटर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। जब बाइंड करेगा तो डीएनए के या जीन के सिंगल स्ट्रैंड से कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनाएगा, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो विदाउट प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शन इज इम्पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एट द एंड ऑफ द जीन हमारे पास होते हैं स्टॉप सीक्वेंस उसको हम कहते हैं या टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते हैं। और स्टॉप सीक्वेंस और टर्मिनेशन सीक्वेंस की वो इंपॉर्टेंस क्या है कि स्टॉप सीक्वेंस और टर्मिनेशन सीक्वेंस ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इस तरह मूवमेंट कर रहा है, जब मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या करता है, वो मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। जब वो यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जीन के एंड पे आखिर में हमारे पास कुछ इस तरह की सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं स्टॉप सीक्वेंस या टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते हैं। जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाएगा तो वो यहाँ से क्या होगा, डिटैच होगा। जब यहाँ से वो डिटैच होगा तो आरएनए पॉलीमरेज जब डिटैच होगा तो मैसेंजर आरएनए की क्या होगी डियर स्टूडेंट, वो सिंथेसाइज होगा, ठीक है। जब मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब याद रखना है इन बिटवीन प्रोमोटर एंड स्टॉप सीक्वेंस, प्रोमोटर और स्टॉप सीक्वेंस के दरमियान जो हमारे पास जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं कोडिंग पार्ट या उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट या कोडिंग पार्ट कहते हैं। लेट फॉर एग्जांपल दूसरा डायग्राम ड्रा करते हैं। लेट से हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये जीन है या डीएनए, जीन इज अ लिटिल पार्ट ऑफ डीएनए। अभी हमने डिस्कस किया ये आपके पास 5 to 3 एंड है और ये क्या है स्टूडेंट 3 to 5 एंड है। लेट सपोज ये आपके पास प्रोमोटर वाला रीजन हो गया और ये आपके पास कौन सा रीजन हो गया, ये आपके पास हो गया स्टॉप सीक्वेंस वाला। तो आपके पास जो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोमोटर, इन बिटवीन प्रोमोटर एंड स्टॉप सीक्वेंस,
इस रीजन को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इस रीजन को, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कोडिंग पार्ट। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल पार्ट या कोडिंग पार्ट कहते हैं। और ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे मैसेंजर आरएनए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो इन बिटवीन प्रोमोटर इन स्टॉप सीक्वेंस वी हैव व्हिच पार्ट? स्ट्रक्चरल पार्ट, या वी कैन से दैट कोडिंग पार्ट। उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट या कोडिंग पार्ट। ठीक है, और स्ट्रक्चरल पार्ट और कोडिंग पार्ट ये किस में हेल्प करता है डियर स्टूडेंट्स? ये मैसेंजर आरएनए के सिंथेसाइज में हेल्प करता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, जो रेगुलेटरी पार्ट होता है, रेगुलेटरी पार्ट क्या करता है? जो आपके पास कोडिंग पार्ट होता है या स्ट्रक्चर पार्ट होता है जिससे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है, उसके फंक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है हमारे पास। ठीक हो गया? तो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। ये हमारे पास जीन्स का क्या था डियर स्टूडेंट? स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब याद रखना डियर स्टूडेंट, जीन्स में आपके पास दो किस्म के सीक्वेंस होते हैं। एक को हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं एक्सॉन्स, और एक को हम कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। एक कोडिंग सीक्वेंस होता है और एक क्या होता है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। एक हमारे पास होता है कोडिंग सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, एक होता है हमारे पास इंट्रॉन्स को हम कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास अब ये जीन है। ठीक है, अब आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये जीन है, तो हमने कहा कि जीन के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5 to 3 एंड होता है और एक 3 to 5 एंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रैंड से हमारे पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है। ठीक हो गया, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है। ये कौन से डायरेक्शन में होगा? 5 to 3। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी नोटेड दैट either DNA synthesis or RNA synthesis always take place from 5 to 3 direction। याद रखना है कि आपके पास DNA की सिंथेसिस हो या RNA की सिंथेसिस हो, वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है डियर स्टूडेंट्स? 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और हमने अभी डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो जीन के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उसमें जिस स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनता है वो एक स्ट्रैंड होगा, एक स्ट्रैंड से बनेगा, और वो कौन सा स्ट्रैंड होगा? 3 to 5 स्ट्रैंड होगा। तो 3 to 5 स्ट्रैंड को हम डियर स्टूडेंट कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड स्टूडेंट वो स्ट्रैंड होगा जिस स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनता है। That strands from your messenger RNA is synthesized। वो स्ट्रैंड जिस स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और वो कौन सा स्ट्रैंड होगा? 3 to 5 टेम्पलेट होगा, 5 to 3 नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास डीएनए की सिंथेसिस हो या आरएनए की सिंथेसिस हो, वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है? 5 to 3। तो यहाँ पे जब 3 to 5 हम टेम्पलेट लेंगे तो 3 का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा? 5, और यहाँ पे 5 का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा? 3 आएगा। अब लेट सपोज अगर हम 5 to 3 को टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो 5 का कंप्लीमेंट्री क्या आएगा? 3, और 3 का क्या आएगा? 5। तो ये 3 to 5 सिंथेसाइज होगा। अभी हमने कहा कि डीएनए आरएनए सिंथेसिस ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ना जब आपके पास जो स्टूडेंट्स ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो गया, अब याद रखना है कि जीन में हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं, सॉरी कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, कोडिंग सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। एक होता है हमारे पास जो स्टूडेंट्स इंट्रॉन्स। तो जीन्स में एक्सॉन्स भी होंगे और इंट्रॉन्स भी होंगे। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, जब आपके पास मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसमें याद रखना स्टूडेंट्स आपके पास एक्सॉन्स भी होंगे प्लस इंट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए किससे बन गया? मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। Listen carefully. Messenger RNA is synthesized from a single strand of a gene. In gene, we know that there are intron and exons. Exons are coding sequence while introns are non-coding sequence. And we know that, dear students, remember that exons are only take part in protein synthesis while intron does not take part. याद रखना students, exons
एक्सॉन्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन इंट्रॉन्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते। इंट्रॉन का काम होता है कि ये क्रोमोसोम डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या करे, स्टेबलाइज करे। और याद रखना डियर स्टूडेंट कि आपके पास जो डीएनए की सीक्वेंस है जीन्स की 98.5% ये इंट्रॉन्स होते हैं और सिर्फ 1.5% क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्सॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ओनली 1.5% एक्सॉन्स टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जीन में आपके पास एक्सॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन्स भी होते हैं। जब मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है, किससे सिंथेसाइज होता है, जीन के सिंगल स्ट्रैंड से, तो मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन्स भी होंगे और इंट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि मैसेंजर आरएनए किससे बना है, वो बना है जीन के सिंगल स्ट्रैंड से, और जीन में दोनों सीक्वेंस मौजूद होते हैं। और हमने कहा कि सिर्फ एक्सॉन्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते, इंट्रॉन्स नहीं करते। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, मैसेंजर आरएनए से आपने इंट्रॉन को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, सिर्फ एक्सॉन्स को छोड़ना होगा, क्योंकि एक्सॉन्स सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो इंट्रॉन। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते। ये बहुत इंतहाई अहम पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो इंट्रॉन्स। प्रोकैरियोट्स में आपके पास इंट्रॉन्स नहीं होते। इंट्रॉन्स किस में होते, यूकैरियोट्स में होते। किस में होते डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स में होते हैं। इंट्रॉन्स किस में होते डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में कितने 98.5% क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंट्रॉन्स होते हैं, और 1.5% क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। मींस ओनली 1.5% एक्सॉन्स टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब क्वेश्चन ये राइज होता है डियर स्टूडेंट्स कि वन डीएनए में कितने जीन्स होते हैं, हाउ मेनी जीन्स आर देयर इन वन डीएनए। तो हमें अभी हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स के आपके पास एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 डीएनए होते हैं, और जीन्स कितने होते हैं, वी हैव 22,000 जीन्स। हमारे पास एक सेल में कितने जीन्स होते हैं, 22,000 जीन्स होते हैं। और जब 22,000 जीन्स होते हैं, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 22,000 जीन्स होते हैं एक सेल में। ठीक है, तो याद रखना है कि वी हैव मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट ऑन वन डीएनए और वन क्रोमोसोम। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि वन क्रोमोसोम और वन डीएनए में क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल जीन्स होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल जीन्स होंगे, मिनी जीन्स होंगे। देयर आर मिनी जीन्स प्रेजेंट इन वन DNA because the number of genes are maximum while the number of DNA और क्रोमोसोम is minimum। अगर आप देखें तो आपके पास 46 क्रोमोसोम है, DNA भी क्या होंगे, 46 होंगे, लेकिन जीन्स 22,000 है। इसका मतलब ये है कि 22,000 जीन्स ज्यादा है, तो एक क्रोमोसोम में या एक DNA में we have multiple genes present। अब याद रखने डियर स्टूडेंट, याद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक डीएनए कितने मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करता है। लिसन वेरी केयरफुली कि एक डीएनए कितने मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करता है। आर यू गेट माय पॉइंट। तो कुछ कहेंगे कि सर एक डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए। भाई अभी हमने डिस्कस किया कि जीन इज दैट पार्ट of DNA where transcription take place, where messenger RNA synthesis take place। कि जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जहां पे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो मैसेंजर आरएनए जब सिंथेसाइज होता है तो वो जीन से होता है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ मैसेंजर आरएनए। तो एक डीएनए में तो एक जीन नहीं होता, क्योंकि जीन्स की तादाद ज्यादा है। एक डीएनए में आपके पास 1000 जीन्स भी हो सकते हैं, 2000 जीन्स भी हो सकते हैं, 500 जीन्स भी हो सकते हैं, 400 जीन्स भी, मीन 100 ऑफ जीन्स और 1000 ऑफ जीन्स प्रेजेंट। कि एक क्रोमोसोम एक डीएनए में आपके पास मिनी मल्टीपल जीन्स होते हैं। और याद रखना, लिसन वेरी केयरफुली कि आपके पास जो यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट्स का हर जीन से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक जीन है, तो इससे मैसेंजर आरएनए अलग बनेगा।
इससे मैसेंजर आरएनए अलग बनेगा, 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 और इससे मैसेंजर आरएनए अलग बनेगा, और इससे भी मैसेंजर आरएनए क्या बनेगा, अलग बनेगा। हर जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। मीन आपके पास जो यूकैरियोट, जस्ट हमने राइबोसोम में भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स का हर जीन से एक मैसेंजर आरएनए बनता है, और एट ए टाइम एक जीन एक्सप्रेस होता है। तो वो कौन सा मैसेंजर आरएनए बनाता है, मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए। कौन सा मैसेंजर आरएनए, मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए। तो जब ये जीन एक्सप्रेस होगा तो मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये भी मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये भी मानो, इस तरह हर जीन से एक मैसेंजर आरएनए बनेगा। एट वन टाइम only one messenger RNA is formed from one gene. तो हर जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। Let's suppose फर्ज करें आपके पास ये डीएनए है और इस डीएनए में आपके पास 1000 जीन्स हैं। कितने जीन्स है डियर स्टूडेंट्स, 1000 जीन्स है। लेट्स सपोज, तो ये हर जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि कितने मैसेंजर आरएनए बनेंगे एट अ टाइम, 1000 मैसेंजर, क्योंकि हर जीन से अलग-अलग मैसेंजर आरएनए बने। क्योंकि जीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, जीन इज अ लिटिल पार्ट ऑफ डीएनए। याद रखना है कि जीन डीएनए का लिटिल पार्ट होता है, और एक डीएनए में मिनी जीन्स होते हैं, क्योंकि डीएनए इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल, लॉन्ग कंटिन्यूअस स्टेबल मॉलिक्यूल। तो एक डीएनए में आपके पास मिनी जीन्स होते हैं, और हर जीन जब एक्सप्रेस होता है तो अलग-अलग से मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो एक डीएनए में जितने जीन्स होंगे उतने ही जीन, हर जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि एक डीएनए में जितने जीन्स होते हैं वो जीन सारे एक्सप्रेस नहीं होते। याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक डीएनए में जितने जीन्स होते हैं वो एट अ टाइम सारे एक्सप्रेस नहीं होते। लेट फॉर एग्जांपल, ये आपके पास जीन ए है, जीन बी है, जीन सी है, जीन डी है, ई है, एफ है, जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट सपोज यहाँ पे ये 3 जीन एक्सप्रेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, ये जीन्स क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस होंगे। तो जब ये एक्सप्रेस होंगे तो ये प्रोटीन बनाएंगे। याद रखना है डियर स्टूडेंट, व्हेन द जीन्स आर एक्सप्रेस, it's mean that protein synthesis take place. Gene expression mean what? Gene expression mean transcription and translation. What does it mean gene expression? Gene expression mean transcription and translation. Transcription क्या होता है कि जब जीन डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए कहां पे पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म में। वहां पे क्या अटैच होगा, राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड लाएगा, वहां पे पी साइड पे क्या करेगा, ऐड करेगा, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाएगा। इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट कि एक डीएनए में जितने जीन्स होते हैं वो सारे जीन्स एट अ टाइम एक्सप्रेस नहीं होते। ठीक है, सबसे एट अ टाइम मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, और हो सकता है कि आपके पास एक डीएनए में 1000 जीन्स है, हो सकता है उसमें 100 जीन एक्सप्रेस हो जाए और 900 एक्सप्रेस ना हो जाए। याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, जो जीन एक्सप्रेस होगा वो प्रोटीन बनाएगा, और जो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये बात इंतहाई अहम है। याद रखना है कि हर मतलब डीएनए में जितने जीन्स होंगे वो सारे जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे जीन एक्सप्रेस हो जाए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि हर सेल में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सेम डीएनए होता है, और यही सेम 22,000 जीन्स होते हैं। ये हर सेल में सेम होते हैं। लेट सपोज हमारे पास अगर आई सेल्स में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, मींस के बॉडी के हर सेल में ये 22,000 जीन सारे एक्सप्रेस होंगे, तो सिंपल सी बात है कि वो तो सेम टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाएंगे। जब सेम टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाएंगे तो वो क्या होंगे, उसका फंक्शन भी सेम होगा। अब अगर हर बॉडी के हर सेल सेम प्रोटीन बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। फिर आई, लंग्स, हार्ट ये किस तरह बनेंगे हमारे पास। ठीक है, ये आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ोगे एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है, उसमें आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स के हर सेल में जितने जीन्स होते हैं वो 22,000 जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते, और याद रखना है कि वन डीएनए में जितने जीन्स होंगे वो सारे जीन्स
से मैसेंजर आरएनए बन सकता है, मीन हर जीन से एक एक मैसेंजर आरएनए बनेंगे। तो डीएनए में जितने जीन्स होंगे उतनी ही मैसेंजर आरएनए बनेंगे। लेकिन याद रखना स्टूडेंट कि इस सेल में जितने डीएनएज है और उस डीएनए में जितने जीन्स हैं वो सारे एक्सप्रेस नहीं होंगे, उसमें कुछ जीन एक्सप्रेस होंगे और कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। वजह क्या है? क्योंकि अब सारे जीन एक्सप्रेस होंगे तो वो सेम टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, वो सारे सेम होंगे, तो फिर फंक्शन किस तरह डिफरेंट होंगे? और हमने कहा कि एवरी सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। व्हाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सेल क्यों डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है? क्योंकि हर सेल वो क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाता है। और वो किस वजह से बनाता है? कि उसमें डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो सारे जीन एक्सप्रेस नहीं होते। लेट फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। लेट सपोज यहां पे आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ट सेल है लेट सपोज, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, ये लेट सपोज ब्रेन सेल है, और ये इसका डीएनए है लेट सपोज। यहां पे डियर स्टूडेंट्स जीन ए है, जीन बी है, जीन सी है, लेट सपोज जीन डी है, और जीन ई है, और जीन लेट सपोज एफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे भी जीन क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। लेट सपोज यहां पे हार्ट सेल में ये जीन्स है और ब्रेन सेल में ये जीन्स है। ठीक है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे सारे जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। लेट सपोज यहां पे क्या होता है, ए बी सी जीन एक्सप्रेस होता है। यहां पे क्या होता है, ए बी जीन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेस होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ डी ई एफ ये क्या होता है, ये एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेस होता है, और यहां पे ये नॉट एक्सप्रेस होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मींस कि यहां पे हार्ट सेल में देख ले, ए बी सी ये क्या होंगे, ये जीन्स ये एक्सप्रेस होंगे, और जब जीन एक्सप्रेस होंगे तो सिंपल सी बात है क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन यहां पे डी ई एफ ये एक्सप्रेस नहीं होंगे, तो इट्स मीन ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे। सिमिलरली लेट सपोज ये आपके पास ब्रेन सेल है, तो लेट सपोज यहां पे ए सेल ये ए जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, बी जीन भी एक्सप्रेस नहीं होगा, सी जीन भी एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन डी ई और एफ क्या होंगे, वो एक्सप्रेस होंगे। जब ये एक्सप्रेस होंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और यहाँ पे ये, तो इसका मतलब है इसका प्रोटीन और इसका प्रोटीन एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए है हर सेल दूसरे सेल से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेल में जितने जीन्स होते हैं वो सारे एट अ टाइम एक्सप्रेस नहीं होते, कुछ जीन एक्सप्रेस होते और कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं होते। सिमिलरली इस तरह मैंने कहा कि आपके पास हार्ट सेल में ए बी सी जीन एक्सप्रेस होता है लेकिन डी ई एफ नहीं होता। यहाँ पे ब्रेन सेल में ए बी सी जीन एक्सप्रेस नहीं होता लेकिन डी ई एफ एक्सप्रेस होता है। क्योंकि याद रखना डियर स्टूडेंट, हमारे पास होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाले टॉपिक में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जिस सेल्स में जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा वो जीन एक्सप्रेस होगा, और जिसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो प्रोटीन नहीं होगा वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है लेकिन डी ई एफ के लिए नहीं है। यहाँ पे ए बी सी के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, डी ई एफ के लिए मौजूद है, तो इसलिए ये जीन एक्सप्रेस होंगे, ये नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे ये जीन एक्सप्रेस होंगे और ये नहीं होंगे। इसलिए डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन बिकॉज in those cells some genes are expressed while some genes are not expressed. When the genes are expressed, protein would be synthesized in that particular cell, but when gene never expressed, it would never form protein. So that's why cell perform different types of function because they produce different types of protein and that is due to regulation of gene expression. अलग सेम टॉपिक पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो that's was the जीन्स के मतलब एक डीएनए में जितने जीन्स होंगे वो सारे जीन्स एक्सप्रेस हो सकते हैं
ठीक है, उस हर से मैसेंजर आरएनए बन सकता है, सारे जीन तो एक्सप्रेस नहीं होंगे। मींस फॉर एग्जांपल एक डीएनए में 2000 जीन है तो 2000 जीन से 2000 मैसेंजर आरएनए बन सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि वो सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो सकते, कुछ जीन एक्सप्रेस होंगे कुछ नहीं होंगे। जो एक्सप्रेस होंगे उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे। और उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है कि जिस सेल्स में जिस पार्टिकुलर जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन मौजूद होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है? प्रोटीन है, तो वो जीन एक्सप्रेस होगा, और जिसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होगा तो वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि एक डीएनए में कितने जीन्स हो सकते हैं और वो जीन सारे एक्सप्रेस हो सकते हैं या सारे नहीं हो सकते। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक जीन से आपके ख्याल में कितने मैसेंजर आरएनए बन सकते हैं और कितने प्रोटीन बन सकते हैं। ठीक हो गया? नाउ स्टूडेंट्स, नाउ याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। किसकी बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स? यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं कि यूकैरियोट्स का जो जीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, हर जीन से एक मैसेंजर आरएनए बनेगा और उसको हम कहते हैं मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये मैसेंजर आरएनए जब बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए बन गया तो इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए। इसको हम कहते हैं मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए क्योंकि यहां पे एक जीन एक्सप्रेस हो गई। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें एक जीन्स एट अ टाइम एक्सप्रेस होता है, उससे एक मैसेंजर आरएनए एट अ टाइम बनता है। क्लियर हो गया? मोनोसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए। तो याद रखना है कि यूकैरियोट में एक जीन से एक मैसेंजर आरएनए बनता है एट अ टाइम। बट हाउ मेनी प्रोटीन? how many proteins are synthesized from one messenger RNA? From one messenger RNA. Please try to understand dear students. पहले क्वेश्चन को समझे. Please try to understand that in eukaryote case, one gene is expressed at one time and it produces only one messenger RNA at one time. But here is a question arises that how many protein this particular messenger RNA are synthesized. How many protein? एक प्रोटीन बनाएगा, दो प्रोटीन बनाएंगे, तीन प्रोटीन बनाएंगे, 5 प्रोटीन बनाएंगे, 10 प्रोटीन बनाएंगे, 20, कितने प्रोटीन बना सकता है? Are you get my point? क्लियर? कि वो तो क्लियर हो गया कि वन जीन से एट अ टाइम कितने मैसेंजर. So in eukaryote, listen carefully, in eukaryote only one gene is expressed at one time and it will form only one messenger RNA at one time, so therefore called monocysteinic messenger. But the question is that this messenger RNA which is synthesized from this gene, how many protein they can synthesize? It can synthesize. कि कितने प्रोटीन वो सिंथेसाइज करते हैं. पहले मेरे ख्याल में एक कंसेप्ट था वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, इस तरह एक हाइपोथेसिस थी. तो उसमें मतलब उस साइंटिस्ट ने कहा था कि वन जीन प्रोड्यूस ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, बट दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट. ठीक है कि ठीक है वन मैसेंजर आरएनए से मींस वन जीन से एट अ टाइम वन मैसेंजर आरएनए बन सकता है, लेकिन वो मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस मेनी प्रोटीन्स. लिसन केयरफुली दैट one messenger RNA can produce many proteins. One messenger RNA can produce many proteins depend upon the stability of messenger RNA. This is the main point, dear students. Listen very carefully. It's very important point. ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि one gene in case of eukaryote, one gene is expressed at what time
and it produce one messenger RNA, but that messenger RNA can form many proteins. Many protein depends upon the stability of messenger RNA, कि messenger RNA जितना stable होगा उतनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दे बनाएगा, वो बनाएगा, ठीक है, याद रखना है. बट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल, स्टूडेंट्स याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल, कि सेल का जो डिमांड होता है उतनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमें बनने चाहिए. याद रखना है कि सेल कितने टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाता है, जब सेल को जितनी प्रोटीन की जरूरत होती है उतनी ही प्रोटीन वो बनाएगा, ठीक है. तो याद रखना है कि आपके पास जो ये मैसेंजर आरएनए बन गया, ये मैसेंजर आरएनए कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, ये मैसेंजर आरएनए आएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है. अब इससे कौन अटैच होगा, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, फिर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यहाँ पे ए साइड, यहाँ पे पी साइड, यहाँ पे सी साइड और यहाँ पे ई साइड. यहाँ पे आपके पास जो स्टूडेंट्स क्या है, अमीनो एसिड्स है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हियर, ठीक है. यहाँ पे आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर आरएनए है. और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड को पिकअप करता है और यहाँ पी साइड पे क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, पी साइड पे. सो one messenger RNA can produce many protein, but it would depends on the stability of messenger RNA, ठीक है स्टूडेंट्स, कि वो मैसेंजर आरएनए के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कि मींस मैसेंजर आरएनए जितना स्टेबल होगा उतने ही टाइप्स ऑफ प्रोटीन वो बनाएगा, उतनी अमाउंट्स में वो प्रोटीन बनाएगा. बट लिसन वेरी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, that would be according to the demand of the cell. याद रखना है कि वो according to the demand of cell होगा, कि मींस सेल को कितने प्रोटीन चाहिए, ठीक है. अब अगर लेट सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज आपके पास किचन में बहुत सारा सामान पड़ा है, ठीक है, आपके घर में मेहमान आ गए, ठीक है, तो आपके पास चिकन भी है, चावल भी है, दाल भी है, मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी चीजें आपके पास है. तो क्या आप वो सारे बनाएंगे वो मेहमान के लिए? नहीं. आप किस तरह डिसीजन लोगे, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द गेस्ट, के मींस की गेस्ट कितने हैं. अगर 10 बंदे हैं तो आपने 10 बंदों का बंदोबस्त करना होगा, ठीक है. आप ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो जाया होगा, वो वेस्ट होगा. समझ आ रहा है ना. इसी तरह हमारे सेल में भी होते हैं कि सेल को मींस के सेल को जितनी प्रोटीन की जरूरत होती है उतनी ही प्रोटीन वो सिंथेसाइज करता है. अब अगर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया तो वो क्या होगा, वो एबनॉर्मलिटी काज कर सकता है. इसलिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल. और यहाँ पे याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए is more stable as compared to prokaryotic messenger RNA. याद रखना स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए वो मोर स्टेबल होगा, किससे, प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए से. मीन यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए. यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए मोर स्टेबल होता है, ठीक है. तो क्यों, क्योंकि इसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं डियर स्टूडेंट्स. एक होता है आरएनए स्प्लाइसिंग, दूसरा होता है 5 एंड केपिंग, और तीसरा प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स 3 एंड पॉली एडिनलेशन. 5 एंड 3 एंड पॉली एडिनलेशन. ये तीनों मैकेनिज्म ये किस में होते हैं, ये यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में होते हैं. लेकिन ये तीनों मैकेनिज्म प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में नहीं होते हैं. इसलिए यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए इज मोर स्टेबल, बिकॉज इन यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA splicing take place, 5 end capping take place, 3 end polyadenylation take place. Due to these 3 mechanisms, the eukaryotic messenger RNA is more stable. While in case of prokaryotic messenger RNA splicing, 5 end capping and 3 end polyadenylation never take place. ठीक है. आप देखिए, हमने अभी कहा स्टूडेंट्स, in prokaryotes we have no introns. याद रखना स्टूडेंट, हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते, तो इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग भी नहीं होगा. ये हम पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे. ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम फोर्स
ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये तीनों मैकेनिज्म डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लें, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए वो मोर स्टेबल होता है बनिस्बत प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए के, तो इसलिए हमारे पास, अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम कहते हैं? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। और ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करता है उसको, तो इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग, 5 एंड कैपिंग और 3 एंड पॉलीएडेनिलेशन मैकेनिज्म होता है ताकि एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उससे यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए स्टेबल नहीं होता और उसको एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वहां पे प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में आरएनए स्प्लाइसिंग, 5 एंड कैपिंग और 3 एंड पॉलीएडेनिलेशन मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 जीन से एट अ टाइम, यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं कि 1 जीन से कितने मैसेंजर आरएनए एट अ टाइम बनेंगे? ओनली 1 मैसेंजर आरएनए। लेकिन इस मैसेंजर आरएनए से कितने प्रोटीन बन सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ मैसेंजर आरएनए। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ मैसेंजर आरएनए। अगर मैसेंजर आरएनए जितना स्टेबल होगा उतने ही टाइप्स की वो प्रोटीन बनाएगा, बट इट वुड बी द डिमांड ऑफ द सेल, कि सेल की डिमांड क्या है, कितनी प्रोटीन उसको चाहिए। गॉट इट? आर यू गेट माय पॉइंट? ओके। तो फिर हमने कहा कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए मोर स्टेबल होता है बनिस्बत प्रोकैरियोट के, क्योंकि इसमें ये 3 मैकेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में आरएनए स्प्लाइसिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, सारे एक्सॉन्स होते हैं, और यूकैरियोटिक मैसेंजर में इंट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वहां पे क्या होता है? आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया, राइबोसोम उसके साथ अटैच हो गया, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड ले आता है, ठीक है, और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाता है, फिर राइबोसोम डिटैच होता है, सेपरेट होता है, फिर वो दोबारा कंबाइन होते हैं, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, ये प्रोसेस चलता है। कहां तक? डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, के जीन क्या होता है, जीन का स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलेटरी पार्ट क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है, प्रोमोटर का रोल क्या है, स्टॉप सीक्वेंस का रोल क्या है, आरएनए पॉलीमरेज का रोल क्या है, जीन की डिफिनीशन क्या है, एक जीन से एक डीएनए में कितने जीन्स हो सकते हैं, सेल में कितने जीन्स है, वो सारे एक्सप्रेस हो सकते हैं या सारे एक्सप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है। फिर एक जीन, यूकैरियोट के केस में एक जीन कितने मैसेंजर आरएनए बनते हैं, उतने मैसेंजर आरएनए से कितने प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो जीन के मुतालिक था डियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन, के ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, और ट्रांसक्रिप्शन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग कहेंगे कि सर ने इतनी एक्सप्लेनेशन की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम टॉपिक है, मैं दिल से कह रहा हूँ कि इंतहाई अहम टॉपिक है, और इसको डेप्थ में पढ़ो काइंडली, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास में फिर टीचर के पास 40 मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है, वहाँ पे इतनी डिफिनीशन, वो इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो ये तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जितना हो सके, क्योंकि ये मैं अगर डेप्थ में नहीं जाऊंगा तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि सर जीन तो 3-4 लाइन वाली डिफिनीशन, आपने इतना सारा एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर नहीं है डीएनए क्रोमोसोम वाले प्रोटीन सिंथेसिस में, इसमें आपने हर एक पॉइंट को डेप्थ में पढ़ना है, गहराई में पढ़ना है, फिर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ये अहम टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं कहता हूं कि अगर बायोलॉजी की हार्ट है रियली, या ब्रेन आपका या हार्ट आपका है, क्योंकि ये हर चैप्टर और हर टॉपिक में आपके काम आएगा, ठीक है। या आपके पीसी के बाद अगर एमबीबीएस में गए तो एमबीबीएस में भी वो होता है, आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, तो वहाँ पे भी ये काम आएगा, ठीक है, और इंतहाई अहम है, तो इसलिए मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों ने वो राइबोसोम्स है वो भी मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया, तो काइंडली इससे पहले अगर आपने राइबोसोम वाला टॉपिक नहीं किया है तो वहाँ पे वो सर्च करें गूगल यूट्यूब में, राइबोसोम बाय नजीब अली, ठीक है।
तो वो पहले वो राइबोसोम को डिटेल के साथ पढ़े, फिर इसको पढ़े, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इंशाल्लाह पेपर में या ईटा में आपके लिए कोई मुश्किलात इंशाल्लाह नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी काइंडली सब्सक्राइब करें। नजीब ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी के नाम से है, नजीब ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी, ठीक है। तो उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी जितने भी वीडियोस है उसको मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को उसके मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।